Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Today's topic is romanticism and romantic poetry, and the subject or the poet under discussion is William Wordsworth, the pioneer or the co-founder of the movement. William Wordsworth को हम आज डिस्कस करेंगे as a poet of nature. So let's explore the life and works of William Wordsworth and discover his profound connection to nature, understand his lasting impact on literature and environmental thought. If we talk about William Wordsworth, we have to first look at his early life and influences on his personality. So he was born in the Lake District, the famous Lake District. He was born in 1770. His birthplace was in the scenic Lake District, England. ये एक बहुत ही scenic, बहुत खूबसूरत लेक्स, फुल ऑफ लेक्स एक इलाका है इंग्लैंड में, वहाँ पर इनकी पैदाइश हुई. Wordsworth spent his childhood immersed in nature. So he was surrounded by nature, natural scenery, mountainous area, beauties of nature everywhere. So this early exposure deeply shaped his poetic sensibilities. तो ये जो अर्ली इन्फ्लुएंसेस हैं उनके ऊपर और जिस माहौल में वो इन्वायरमेंट में रहे, दैट शेप्ड हिज पोएटिक सेंसिबिलिटीज़ एंड हिज पोएटिक नेचर एंड पोएटिक टेस्ट्स. तो वो जो अर्ली चाइल्डहुड के जो उनके टेस्ट्स हैं वही उनकी पोइट्री में आगे रिफ्लेक्ट करते हैं. His formative years instilled a love for nature. This love became a cornerstone of his literary work. तो वो जो अर्ली ईयर्स थे उनके एज के 10 से 15 साल, तो उन्होंने उन ईयर्स ने उनकी पर्सनैलिटी पे बहुत गहरा असर डाला और यही असर जो है वो हमें उनकी पोइट्री के अंदर लेटर ऑन नज़र आता है. If we talk about Wordsworth's philosophy of nature, first, he takes nature as a divine power. He viewed nature as a living, divine entity. According to विलियम वर्ड्सवर्थ, नेचर एक लिविंग बीइंग है. जैसे आम इंसान जिंदा है, इसी तरह नेचर एक लिविंग बीइंग है. एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसी एग्जिस्टेंस है जो सांस लेती है, जिसके अंदर सोल मौजूद है, जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है और वो हमारा पार्टनर है हमारी लाइफ का. लिविंग है और लेकिन ये एक डिवाइन एंटिटी है जिसके अंदर डिविनिटी है जो हमें स्पिरिचुअली इंस्पायर करती है. सो इट पोजेस्ड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस. सो हमारी स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन के लिए, हमारी इवन फिज़िकल इंस्पिरेशन के लिए, हमारी मेंटल इंस्पिरेशन के लिए, लाइफ की तमाम तर इंस्पिरेशन के लिए, हमारी लाइफ के बाज़ों का जो हमारे ऊपर मिजरीज आती हैं उनके सूदिंग इफ़ेक्ट के लिए इवन नेचर जो है वो बहुत डिवाइन रोल प्ले करती है. सो फर्स्ट ही टेक्स नेचर एज अ डिवाइन पावर. देन ह्यूमन नेचर कॉमन. देन ही डिस्कसेस इन मैन इन रिलेशन विद नेचर. इंसान का जो नेचर के साथ ताल्लुक है, दैट रिलेशनशिप इज अंडर डिस्कशन. वर्ड्सवर्थ बिलीव्ड इन अ स्पिरिचुअल कम्युनियन एंड दिस कम्युनियन वाज बिटवीन ह्यूमंस एंड द नेचुरल वर्ल्ड. सो उनके बकौल इंसान का इस नेचर के साथ एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप तो है, लेकिन इसके साथ एक स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन भी है, एक स्पिरिचुअल कम्युनियन भी है, एक रिलेशनशिप है. उस रिलेशनशिप को भी डिस्कस किया जाना चाहिए क्योंकि वहाँ से हमें इंस्पिरेशन मिलती है. According to him, nature is also is a teacher. Nature served as a teacher. It guided and provided moral wisdom. So wisdom, moral wisdom के लिए, guidance के लिए भी nature इंसान को बहुत ज़्यादा help करती है. If we talk about key themes in Wordsworth's nature poetry, first there is beauty and tranquility. Rightly so, quite naturally again, he explored the beauty and tranquility of the natural world. It was a constant source of inspiration. Then it has got a healing power, a healing touch. Wordsworth highlighted nature's healing and restorative power, and nature's ability to comfort was a key theme. उनके बकौल हमारी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा मिजरीज हैं, sufferings हैं, it is because of human relationship with urbanization and urban life and the conflicts of life. There are so many psychological conflicts, there are so many social and physical conflicts. इंसान की जो physical, social और आप कह लें कि जो एक अर्बन लाइफ में रहते हुए जो मसाइल हैं, जो सफरिंग है, उन तमाम सफरिंग्स का, उन तमाम ट्रबल्स का जो इलाज है वो ये है कि मैन शुड गो बैक टू नेचर. जब वो नेचर में जाएगा तो उसको वो हीलिंग पावर महसूस होगी और उसकी लाइफ जो है वो स्पिरिचुअली बेहतर हो जाएगी और लाइफ गुजारने के लिए बहुत यूज़फुल साबित होगी नेचर. Then he talks about childhood innocence. He emphasized childhood innocence. It represented an intimate connection to nature. So एक चाइल्ड का जो एक सिंबल है
ये हमें बार बार उनकी पोइट्री में नज़र आएगा. एंड एवरीवेयर ही सिम्बलाइजेज child as a symbol of nature, is a symbol of innocence, symbol of beauty, a symbol of inspiration. Child is the father of man, आपने अक्सर सुना होगा, पढ़ा होगा. तो वो चाइल्ड को बहुत सारी जगहों पे इंसान से बेहतर, इन ग्रोन अप मैन से बेहतर समझते हैं. ये कुछ की थीम्स हैं उनकी नेचर पोइट्री में. देन देर आर सर्टन नोटेबल नेचर पोइम्स, उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव पोइम्स हैं, देर आर सो मैनी. लेकिन सबसे बड़ी इसमें टिंटन एबी है. लाइन्स कंपोज अ फ्यू लाइन्स अबाउट टिंटन एबी रिफ्लेक्ट्स ऑन नेचर्स इन्फ्लुएंस. ये पोइम ख़ास तौर पे उनकी पास्ट मेमोरीज, एक प्लेस ऐसी जो उन्होंने 5 years पहले विज़िट की और उसकी खूबसूरती से वो इम्प्रेस हुए. एंड लेटर ऑन ही विजिटेड दैट प्लेस 5 years अगेन, आफ्टर 5 years अगेन. तो उनके जो एक नॉस्टैल्जिया मेमोरी है वो इसमें बयान की गई है. Then there is I Wandered Lonely as a Cloud, known for its vivid imagery. It focuses on daffodils. ये daffodils और नेचर की ब्यूटी पे, फ्लावर्स पे, जो एक सूदिंग इफेक्ट देती है पोइट्री इन योर लोनलीनेस. And then there is The World Is Too Much With Us, critiques societal disconnect from nature. It highlights industrialization. As I mentioned earlier, इंसान ने जो अपना रिलेशनशिप बनाया इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन में, तो उसके अंदर स्पिरिचुअल, जो एक स्पिरिचुअल हॉलोनेस पैदा हुई, एक स्पिरिचुअल बैरननेस पैदा होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम. उसको हील करने के लिए उसकी फर्स्ट तो उन्होंने डिपिक्शन दिखाई है. इट क्रिटिक्स सोसाइटल डिस्कनेक्ट, कि कैसे सोसाइटी नेचर से दूर होती है तो अपने लिए मसाइल पैदा करती है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से. तो उससे निकलने के लिए फिर उन्होंने रेमेडी बताई इस पोइम में, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस. Wordsworth's unique poetic style, he uses simple language. So he has got his own poetic theory. अगर आप में लिटरेरी क्रिटिसिज्म में इनकी राइटिंग स्टाइल को, लैंग्वेज को, इनके जो आप कह लें स्टाइलिस्टिक इनके फीचर्स पढ़ने हों, तो इनको आप पढ़िए एस टी कॉलरिज के कंपैरिजन में. तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों ने मिलके एक ख़ास तरह का स्टाइल प्रोड्यूस किया इन रोमांटिक मूवमेंट. According to Wordsworth, language should be simple. If you're a poet and you're writing poetry, he used simple, direct language. He aimed for accessibility. He believes that language of simple, rustic people should be taken for poetry, and themes must be rustic, simple, and the language must be simple, so that every simple and layman can understand the poetry. Then everyday subjects, as I mentioned earlier, Wordsworth focused on everyday subjects. He depicted rural life, rural people from remote areas living in a simple lifestyle, speaking simple language, devoid of any verbosity, difficult vocabulary, expressions. So simple everyday subjects, आपकी आम life के subjects जो हैं. Memory and emotion again is there. He integrated memory and emotion. They were central to crafting poems. Memory and emotion दोनों side by side चलते हैं. हमें इनकी पोइट्री में इमोशंस, फीलिंग्स और फिर उसके नतीजे में एक लेटर ऑन मेमोरी, नॉस्टैल्जिया, ये सब कुछ नज़र आता है. सो दे आर क्वाइट इंटीग्रेटेड एंड वेल कनेक्टेड इन हिज पोइट्री. नेचर इज पोर्ट्रेड एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन. डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस, he meticulously observed natural phenomena. This informed his poetry. So first, अगर हम बात ये करें कि उन्होंने पोइट्री, नेचर पोइट्री लिखते हुए तो सबसे पहला कौन सा टेक्निक लगाई, तो दैट इज़ द ऑब्जर्वेशन, डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन. सो if you are an artist, whether you are a novelist, you are a dramatist, or even you are a poet, so you need to become a good observer, a keen observer, meticulous observer. तो उन्होंने बड़ी मेटिकुलसली जो ऑब्जर्वेशंस की अपने इर्द गिर्द, तो वहीं से उन्होंने अपनी पोइट्री का जो रॉ मटेरियल है वो लिया. इमोशनल रिस्पॉन्सेस, वर्ड्सवर्थ एक्सप्रेस्ड इमोशनल रिस्पॉन्सेस. ही रोट ऑफ लैंडस्केप्स एंड सीजन्स. इंसान का जो इमोशनल रिस्पॉन्स है वाइल लिविंग इन द लैंडस्केप्स एंड सीजन्स, वो उन्होंने बयान किया. ह्यूमन रिलेशनशिप, he reflected on the human relationship with nature. He sought understanding. He discussed understanding between man and nature, और उनके जो क्लोज कम्युनियन है उसको बयान किया. वर्ड्सवर्थ्स इम्पैक्ट ऑन रोमांटिक मूवमेंट, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि ही वाज द को फाउंडर एंड वन ऑफ द पायनियर्स. रोमांटिक मूवमेंट वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज से ही शुरू होती है. फर्स्ट इज ही इज ए को फाउंडर, सेकंड इज इन्फ्लुएंस, एंड थर्ड इज शिफ्ट. Wordsworth co-founded English Romantic poetry.
He influenced contemporary poets. He shifted literature to nature-centric themes. इससे पहले क्लासिकल लिटरेचर जो था वो सोसाइटी बेस्ड था, रीजन बेस्ड था. उसमें आयरनी एंड सेटायर का यूज़ हो रहा था. थीम्स वर टेकन फ्रॉम रूरल अर्बन लाइफ, social life. The emphasis was more on human reason, more on human observations, more on human problems while living in a society. लेकिन पहली बार इन द लास्ट ईयर्स ऑफ 18th सेंचुरी ये जो चंद एक पोइट्स थे रोमांटिक मूवमेंट को जिन्होंने बुनियाद रखी, इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज साउथी, डॉरथी, ये सिस्टर ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ. तो इन लोगों ने ये पहली बार नेचर का नारा लगाया कि द मैन शुड गो बैक टू नेचर for his spiritual inspiration. So he was the co-founder. So 3 तरह के इनके impacts हैं. Influence इनका पोइट्री पे जो कि अगले 30 साल नज़र आया, और फिर इनकी शिफ्ट जो है पहली जो बड़ी जनरेशन थी उससे फिर आ गई है यंगर पोइट्स तक, वो जो इनका इन्फ्लुएंस है वो जाता है. सर्टन इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हैं, क्रिटिसिज्म भी इन पे हुआ. पहले इनके व्यूज़ के इवॉल्व होने पे हुआ, फिर आइडियलाइजेशन डिबेट पैदा हुई, पैंथीज़म के एक्यूजेशंस लगे. पहला इनके ऊपर चार्ज ये था इन क्रिटिसिज्म के, इनके जो व्यूज़ हैं, जो इनके व्यूज़ शुरू की पोइट्री में हैं वो बाद में चेंज हो जाते हैं. उसका जवाब वो ये देते हैं कि जो इंसान जो है वो अपने विद द पैसेज ऑफ टाइम लर्न करता है, तो जैसे जैसे उसकी लर्निंग बढ़ती है तो उसकी जो राइटिंग स्टाइल और उसकी अंडरस्टैंडिंग एंड मेच्योरिटी उनकी पोइट्री में नज़र आती है. आइडियलाइजेशन डिबेट, ही पोर्ट्रेज लाइफ एज एन आइडियल, और उस आइडियलाइजेशन डिबेट स्टार्ट में दैट वाज वेरी थिक इन नेचर. बाद में वो आइडियलाइजेशन स्पिरिचुअलिटी में तब्दील होती चली गई. पैंथीज़म, वर्ड्सवर्थ बिलीव दैट देयर इज़ अ लाइफ इन नेचर, एक पूरी एक देयर इज़ अ लाइफ, देयर इज़ अ स्पिरिट परवेडिंग इन ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्स. तो समटाइम जब हम इंसान इंजर करते हैं, नेचर को नुकसान पहुंचाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ वी इंजर सम सोल्स. तो उनको हम इंजरीज देते हैं, उनको नुकसान देते हैं, और उनको उनको भी उतनी ही तकलीफ होती है जैसे कि आम इंसानों को होती है. लेकिन ये सब के सब उनके ऊपर थोड़े से क्रिटिसिज्म थे, होने भी चाहिए थे, क्योंकि ये पहली बार पोइट्री सामने आ रही थी. उसको उन्होंने बाद में फिर इनकी पोइट्री पढ़ें तो आपको इनके रिप्लाई भी मिल जाता है. इस वर्क फेस्ड accusations of pantheism, the idealization of rural life was debated, and his views on nature evolved throughout his career. But later on, all this criticism and जो इनका जो accusations थे वो बाद में फिर बाद की पोइट्री का हिस्सा बन गए. एंड इन फाइनली अगर हम उनकी enduring legacy की बात करें इन कंक्लूजन, तो his influence continued with the passage of time. next 50 years में वो influence बहुत ज़्यादा रहा. His contribution is very everlasting. Relevance is everlasting. So Wordsworth continues to influence nature poetry. He contributed to environmental awareness, and his work remains relevant in human nature discussions. In the end, I can conclude कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक 18th सेंचुरी के एंड पे एक ऐसा ट्रेंड दिया, एक न्यू टाइप ऑफ पोइट्री को इंट्रोड्यूस करवाया, which remained relevant, not only relevant, but which contributed a lot in the next 200 years of लाइफ, बल्कि आइंदा आने वाले सालों में, आने वाली सेंचुरीज़ में उनका ये जो कंट्रीब्यूशन है ये कायम रहेगा. Here ends today's lecture. If you want to comment and question, you are free to comment and question. Thanks for watching.